हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग अपने फिफ्थ चैप्टर यानी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, जो बिजनेस स्टडीज़ का 5वां चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, उस चैप्टर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। स्टार्टिंग के सारी टॉपिक्स के लिए वीडियोस हम लोगों ने बना ली हैं। आप ऑर्गेनाइजिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन सारी वीडियोस को, सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 देख सकते हैं। ये लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का, जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़नी है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है और सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। एग्जाम्स में इनके डिफरेंस आते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के बारे में उनका डेफिनेशंस आता है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या रिलेशन है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि दोनों में कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और एक और लास्ट टॉपिक है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो आज इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रलाइजेशन से। देखिए, सेंट्रलाइजेशन ये वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। सेंटर यानी केंद्र में, केंद्रीकरण। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में सारी पावर का मतलब अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या डिसीजन टेकिंग पावर, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अगर कोई डिसीजन लेना हो तो डिसीजन लेने की पावर जब ओनली फ्यू हैंड्स में होती है। फ्यू हैंड्स यानी टॉप लेवल के पास, केवल यहां फ्यू हैंड्स का मतलब है टॉप लेवल। जब डिसीजन मेकिंग पावर ओनली फ्यू हैंड्स के पास होती है, यानी नीचे के लोग, वर्कर केवल काम कर सकते हैं, वो डिसीजन नहीं ले सकते, वो किसी मैटर पे अपना पावर अथॉरिटी यूज नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशंस में हम कहते हैं कि पावर्स इन फ्यू हैंड्स या फिर पावर इन ओनली टॉप लेवल्स हैंड। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। देखिए यहां डेफिनेशन लिखा हुआ है, रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। सेकंड, अगर डिसेंट्रलाइजेशन क्लियर हो गया, सेंट्रलाइजेशन अगर क्लियर हो गया तो डिसेंट्रलाइजेशन इसका ठीक उल्टा होता है। सीधी सी बात है। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक साथ सारा पावर होना कुछ लोगों के पास। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि इस पावर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हर लेवल पे। इवनली एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फिर अथॉरिटी आप कह सकते हैं एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल पे भी कुछ पावर है, मिडिल लेवल के पास भी कुछ पावर है और लोअर लेवल के पास भी कुछ पावर है। वो कुछ चीज़ों पे अपना डिसीजंस ले सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन में क्या था, केवल टॉप लेवल, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हर लेवल के पास कुछ पावर्स, कुछ अथॉरिटीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ताकि वर्किंग ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। अब दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, हेनरी फ्योल्स ने अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में इस टॉपिक के बारे में बताया है। अगर आप लोग ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले प्लेलिस्ट में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। अब देखिए, हेनरी फ्योल्स सर क्या कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड या कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड वे में वर्क नहीं करता है या नहीं कर सकता। हर कंपनी इन दोनों का मिक्सचर यूज करती है। हाँ, ये हो सकता है किसी कंपनी में सेंट्रलाइज ज्यादा हो, किसी कंपनी में डिसेंट्रलाइज ज्यादा हो, पर मिक्सचर तो दोनों का ही, कॉम्बिनेशन दोनों का होता है। कुछ कंपनीज ज्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम यूज करती हैं, कुछ कंपनीज ज्यादा डिसेंट्रलाइज सिस्टम यूज करती हैं। और आसानी से इन्होंने ये समझाया कि जब संस्था छोटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है, तो ज़्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम चलता है। लेकिन जैसे संस्था ग्रो करती है, एक्सपैंड करती है, तो केवल सेंट्रलाइज सिस्टम से काम नहीं चलने वाला, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन करना कंपलसरी हो जाता है। तो उन्होंने क्या कहा था, देयर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसीलिए कंपनी में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होना चाहिए। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में होता क्या है, जो पावर है वो कुछ सेलेक्टिव एम्प्लॉयज़, उनकी कैपेसिटी, उनकी इंटेलिजेंस लेवल को देखते हुए हम उन लोगों में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि चलिए हर काम के लिए आपको मेरे पास नहीं आना होगा, कुछ मैटर्स पे आप खुद से डिसीजन लेकर के उस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेलेक्टिव लोगों के साथ जब पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए क्या है,
एवरी एम्प्लॉयज गेट्स सम शेयर इन अथॉरिटी, हर एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ पावर्स मिल जाती है। और इट एम्प्लॉयज सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, सेलेक्टिव डिस्पर्सल का मतलब क्या हो गया, जो अथॉरिटी है वो कुछ सेलेक्टिव लोगों में बांट दी जाती है हर लेवल पे, ताकि हर लोग काम को ज्यादा इफेक्टिव वे में कर सके। तो ये हो गया सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब हमारा जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बाद एक और टॉपिक आता है कि सर अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेलीगेशन पढ़ा है, तो डेलीगेशन में भी तो हम पावर ट्रांसफर करते थे, तो डिसेंट्रलाइजेशन में भी हम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है या फिर क्या डिफरेंस है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या डिफरेंस है या कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का डिटेल्ड वीडियो मैंने यहाँ बनाया है और डेलीगेशंस का डिटेल्ड वीडियो प्रीवियस वीडियो मैंने बना ली है, तो वहाँ डेलीगेशन के बारे में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना जान जाइए कि डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का एक्सटेंशन है। मतलब डेलीगेशन को अगर हम बहुत बड़े पैमाने पे जब हम फैला देते हैं तो उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। डेलीगेशन का मतलब हुआ कि पावर केवल सीनियर अपने जूनियर को ट्रांसफर करता है, सीनियर सबऑर्डिनेट में ट्रांसफर कर दिया, वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब केवल दो लोग इन्वॉल्व हैं, केवल दो लोग, सीनियर और सबऑर्डिनेट। मतलब डेलीगेशन में पावर मल्टीप्लाई होती है दो लोगों में, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब टॉप में सीनियर हो गया, उसके नीचे सबऑर्डिनेट हो गया। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि पावर को हम कई लेवल्स में बांट देते हैं। जैसे एक सीनियर ने अपने एक सबऑर्डिनेट को दिया, उस सबऑर्डिनेट ने अपने सबऑर्डिनेट को दिया, अब जिस सबऑर्डिनेट के पास पावर गई उसने फिर अपने नीचे ट्रांसफर कर दिया, तो हर स्टेप पे डेलीगेशन हो रहा है। तो जब हर स्टेप के डेलीगेशन को हम कंप्लीटली एक साथ देखेंगे तो वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक से समझते हैं। सपोज करिए एक है मिस्टर ए, इस ए ने अपनी पावर्स को दे दिया बी को, बी ने अपनी पावर को दे दिया कुछ सी को, अब सी ने अपनी पावर को कुछ बांट दिया डी में, और डी ने अपनी पावर को बांट दिया ई के साथ। तो देखिए ए ने बी को डेलीगेट किया, बी ने सी को पावर डेलीगेट किया, सी ने डी को डेलीगेट किया और डी ने ई को डेलीगेट किया। मतलब डेलीगेशन, ये सारी चीजें क्या है, 2 3 4, ये हर जगह पे क्या है, डेलीगेशन। लेकिन जब इन सबको आप एक साथ कंबाइन करके बोलेंगे व्हाट इज दिस, तो देखिए ये डेलीगेशन, ये डेलीगेशन, ये डेलीगेशन, ये डेलीगेशन, दो में मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन इस सब में कंप्लीटली अगर वर्क को देखेंगे तो ये कहलाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि डेलीगेशन इज, ये डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन को एक्सटेंड किया तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। सेकंड, डेलीगेशन मल्टीप्लाई करता है अथॉरिटी को दो लोगों के बीच में, डेलीगेशन मल्टीप्लाई करता है अथॉरिटी यानी पावर को दो लोगों के बीच में। देखिए यहां केवल दो लोगों के बीच में हुआ है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, कई लोगों के साथ। देखिए ए बी सी डी ई, जब कई लोगों के साथ पावर बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहां सवाल उठता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखिए बच्चों, ये तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करना चाहता है कि डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए बहुत बड़ी संस्था है तो डिसेंट्रलाइज तो उसको होना पड़ेगा, लेकिन ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिसेंट्रलाइजेशन कर रहा है कि सेंट्रलाइजेशन। मतलब उसके लिए ये ऑप्शनल है, इट इज ऑप्शनल टू गो फॉर सेंट्रलाइजेशन सिस्टम या डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। बट डेलीगेशन के बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, क्योंकि डेलीगेशन का मतलब हो गया एक व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, तो अपने वर्क को थोड़ा सा अपने जूनियर के साथ बांट देता है, तो जूनियर उसका काम आपस में बांट के कर सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन तो होना ही है, ये नेसेसरी है हर ऑर्गेनाइजेशन में। डेलीगेशन, देखिए डेलीगेशन ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेलीगेशन इज नेसेसरी, डेलीगेशन तो करना ही है, डेलीगेशन तो करना ही है। फिर से हम ये वर्ड बोल रहे हैं, डेलीगेशन तो होगा ही होगा हर संस्था में, पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। डेलीगेशन इज नेसेसरी बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल, डिसेंट्रलाइजेशन कंपनी के ऊपर है, बट
हर कंपनी सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का मिक्सचर यूज करती है, जितनी बड़ी कंपनी उतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन, पर डेलीगेशन इज नेसेसरी। बार बार वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइएगा, टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं, लेकिन वर्ड्स में क्लियर रहिए। डेलीगेशन 2 में मल्टीप्लाई होता है, डिसेंट्रलाइजेशन कई में मल्टीप्लाई होता है, डेलीगेशन नेसेसरी है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशंस के ऊपर। लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो आइए इंपॉर्टेंस को हम लोग एक एक करके लिख देते हैं, उसके नोट्स लिख लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए वो पॉइंट। तब तक आप लोग ये नोट्स लिख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये समझाने से पहले आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये हेडिंग है। इस हेडिंग के अंदर आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना है। उस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जो लाइन होंगे, जो आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना है, वो मैंने इस साइड लिख दिया है। अब आपको इस लाइन को, इस वर्ड को पिक करना है और अपने अकॉर्डिंगली मोटिवेट, उसको मोल्ड करके, उसको एक्सटेंड करके आप पैरा में या वर्ड्स में लिख सकते हैं, ताकि आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा डीप और अच्छा हो सके। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें वो मैंने बहुत शॉर्ट में कुछ वर्ड्स में केवल लिखी हैं, उन चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो नोट्स आप चाहें तो अपने से क्रिएट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं, तो आइए यहाँ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जो हेडिंग्स हैं। उन हेडिंग्स के बाद आप इसके अंदर डिटेल्ड चीज़ें जो हैं वहाँ मैंने बगल में लिखी है, उसके साथ आप लिख सकते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग एम्प्लॉयज़ या सबऑर्डिनेट्स। देखिए सबऑर्डिनेट्स के बीच में ये इनिशिएटिव लेने का जो फीलिंग है वो कैसे आता है। देखिए टॉप लेवल ने अपने पावर को नीचे दे दिया। जब पावर को या पावर टेकिंग, डिसीजन टेकिंग जो अथॉरिटी है वो जब अपने सबऑर्डिनेट्स को या लोअर लेवल या मिडिल लेवल को जब ट्रांसफ़र करते हैं, तो मिडिल लेवल या लोअर लेवल को ये फीलिंग आती है कि टॉप लेवल शोज देयर ट्रस्ट एंड फेथ अमंग अस। मतलब क्या हुआ कि टॉप लेवल ने उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाया है, फेथ दिखाया है। ये डिसीजन खुद ले सकते थे पर हमको पावर दिया है, इसका मतलब उनको हम पे भरोसा है कि हम अच्छा काम करेंगे। तो ये उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है कि किसी काम के लिए वो इनिशिएटिव ले करके, अपनी क्रिएटिविटी दिखा करके उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, अपना खुद का उसमें थॉट प्रोसेस लगा के किस तरह से हम नई नई इनिशिएटिव लेके कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, जिसके वजह से टॉप लेवल की नज़र में हमारा ट्रस्ट और बिल्टअप हो, हमारे ऊपर और ज़्यादा फेथ हो उनको। तो पहला ही पॉइंट है कि डिसेंट्रलाइजेशन कंपनी में मोटिवेट करता है सबऑर्डिनेट्स को कि वो इनिशिएटिव्स लेके आगे बढ़े। इसी इनिशिएटिव लेने की वजह से जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होती हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं या मिडिल लेवल के लोग होते हैं, इनको फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है कि आज वो डिसीजन ले रहे हैं, इम्पॉर्टेंट्स डिसीजंस में अपनी राय दे रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करते हैं कि फ्यूचर में से इन्हीं में से कोई भविष्य में मैनेजर बनेगा, और अभी से अगर वो इन सब चीज़ों में, इन सब कामों में इन्वॉल्व हो रहा है तो भविष्य के लिए हमारे पास और भी मैनेजर तैयार हो रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मैनेजेरियल टैलेंट है वो और डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो लोग सीखते हैं कि डिसीजन कैसे लेते हैं। एक मैनेजर को बहुत जगहों पे डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट एक मैनेजर आकर के काम करे उससे अच्छा है कि अगर लोअर लेवल से ही वो धीरे धीरे इन सब कामों को सीखे तो उसके अंदर एक आर्ट डेवलप होगा कि हाउ टू टेक अ बेटर डिसीजन। इससे क्या होगा, फ्यूचर में हमारे लिए और बेहतर मैनेजर्स तैयार होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही होता है कि पावर को नीचे दे देना। कौन सी पावर को? डिसीजन मेकिंग पावर को। पावर का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको ये पावर दिया जाता है कि किसी भी मैटर में आप डिसीजन ले सकते हैं। तो क्या हुआ, हमने पावर जब दे दी तो हर छोटी छोटी बात के लिए टॉप लेवल के पास जाके पूछने की जरूरत नहीं है। जिनके पास पावर है वो वहीं ऑन द स्पॉट डिसीजन ले करके काम को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि काम को होल्ड करके ऊपर पूछने जाएं। तो क्या हुआ, यहाँ पे हम टॉप लेवल से पूछने के बजाय खुद से डिसीजन ले लेते हैं, तो यहाँ पे डिसीजन काफी जल्दी हो जाता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। अब इससे क्या हुआ, टॉप लेवल अपने बर्डन से बच जाता है। लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हर चीज़ों पे
अपना डिसीजन लेने लगा है। तो इससे क्या होता है कि टॉप लेवल को बहुत रिलीफ मिल जाता है। हर काम में टॉप लेवल के मैनेजर्स ओवरबर्डन हो रहते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी अथॉरिटी होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए यहाँ पे मैंने ए और आर लिखा है शॉर्ट में, मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत सारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वो ओवरबर्डन हो जाते हैं, बहुत बर्डन होता है, मेंटल प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है। जब ये अपने काम को बांट देते हैं तो कहीं ना कहीं इनको इस स्ट्रेस से बहुत रिलीफ मिलता है, जिससे कि वो क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, मैटर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होके ज़्यादा फ्री माइंड से वर्क कर सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट ग्रोथ। देखिए सिंपल सी बात है, ये सबसे इजी टॉपिक है फैसिलिटेट ग्रोथ। जितना ज़्यादा डिसीजन अच्छा लिया जाएगा उतना ज़्यादा मौका मिलता है लोअर लेवल को अपना ग्रोथ करने का। इसके साथ एक और काम होता है कि टॉप लेवल लोअर लेवल के हर काम को जाके नहीं देख सकता है, तो लोअर लेवल को जब वो पावर दे देता है, मिडिल लेवल को पावर दे देता है, तो मिडिल लेवल जो उस काम को करने के लिए बेस्ट सूटेड मेथड होता है, मतलब जो मेथड सूट करता है, बेस्ट सूटेड मेथड, उस मेथड को अप्लाई करता है और काम को ज़्यादा बेहतर कर पाता है एज कंपेयर टू टॉप लेवल आके उसको देख के करे। तो वहाँ पे वो ग्राउंड फ्लोर पे वो डायरेक्टली वॉच कर रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा डिसीजन बना सकता है। और कहीं ना कहीं हमारा जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल का वर्कलोड कम होता है और लोअर लेवल ज़्यादा अच्छे से काम करके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करता है, जिससे टॉप लेवल के लिए अच्छा होता है, क्योंकि लोअर लेवल प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। लोअर लेवल काम कर रहा है तो रेवेन्यू का जनरेशन अच्छा होगा। इन सब चीज़ों क्या होगा, टॉप लेवल को फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल फायदा होगा। नेक्स्ट बेटर कंट्रोल। देखिए डिसीजन टेकिंग जब पावर नीचे चली जाती है तो टॉप लेवल एक सिस्टम तैयार करता है, स्कोर कार्ड, कौन सा लेवल पे कौन सा एम्प्लॉयज ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार हो जाती है। देखिए MIS का मतलब होता है मैनेजरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें ये तैयार हो जाता है, मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन होता है कौन सा व्यक्ति कितना काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक सिस्टम के थ्रू ये पता चल जाता है कौन अच्छा काम कर रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जब पावर टेकिंग डिसीजन दे दी जाती है उनको, तो वो अपने काम से हट नहीं सकते, वो सीनियर को या सुपीरियर को ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने परमिशन नहीं दिया इसलिए हम काम नहीं कर पाए। वो अकाउंटेबल है। देखिए अकाउंटेबिलिटी को हटाया नहीं जा सकता, उनसे पूछा जाएगा कि आपने ये काम क्यों नहीं किया जब हमने आपको पावर दे दी। तो यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते कि सर मुझे ऊपर पूछना था। अरे आपके पास पावर है, आपको मैंने दे दी अथॉरिटी कि आप डिसीजन लीजिए, तो आप अपने से काम करिए, आप उसको काम करके कंप्लीट करके दीजिए, वहां आपको आंसर देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि कंट्रोलिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंड लास्ट पॉइंट, सारे पावर्स सब लोग आपस में बांट के काम करते हैं, मिल के काम करते हैं। इससे क्या होता है, लोगों को ज़्यादा फ्रीडम मिलती है डिसीजन लेने में, तो वो सब लोग जब ज़्यादा फ्री होकर डिसीजन ले पाते हैं, ऑटोनॉमी से वर्क कर पाते हैं, उनके पास लगता है कि पावर को हम सब लोगों में बांटा गया है, तो सब लोग आपस में मिल के एक साथ काम करते हैं, जिससे एक टीम स्पिरिट की फीलिंग तैयार होती है, जिससे कंपनी ग्रो करती है। देखिए टीम स्पिरिट के बारे में हेनरी फ्यूल सर ने भी अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बताया था। तो ये रहे सारे इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बड़ा कंफ्यूजन होता है डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम पक्का उसका आंसर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और अच्छे इससे वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। लास्ट पॉइंट, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि बोर्ड एग्जाम से वो अच्छे नंबर ला सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।